दिखाई देंगे, वहां पे ऐसे उतना ही ज्यादा एमिशन होगा स्ट्रॉन्ग। जितनी कम एक्टिविटी किसी ब्रेन एरिया की होगी वहां पे से एमिशन भी कम होगा। कुछ समझ आया प्रोसीजर? यस मैम, आप साथ साथ बता सकते हैं क्या कौन से डिसऑर्डर में कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? नहीं, इट इज नहीं नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता है। बेसिकली इट इज नॉट अ स्पेसिफिक थिंग कि किसी पर्टिकुलर डिसऑर्डर में हम इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे। ये डिसऑर्डर वाइज काम नहीं करता है। बेसिकली ये एक जनरल क्या बोलते हैं, एक जनरल टेक्निक्स है, सेट ऑफ टेक्निक्स है जो अप्लाई कभी भी हो सकते हैं। बट अभी हम पढ़ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ब्रेन। तो ब्रेन की इमेजिंग की ये वेरियस टेक्निक्स है। एंड ऐसा कभी भी नहीं होता है कि किसी पर्टिकुलर डिसऑर्डर के लिए हम इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे। इट डिपेंड्स, आप रिसर्च कर रहे हो तो भी ये अप्लाई हो सकता है, आपको कौन से एरिया में जाके ब्रेन की कौन सी फंक्शनिंग चेक करनी है वो हो सकता है। ठीक है, प्लस आपको 3D पिक्चर चाहिए ब्रेन की कि सरफेस लेवल पिक्चर चाहिए, उस पर डिपेंड करेगा। प्लस टेक्निक अवेलेबल कौन सी है, हमारा पॉजिट्रॉन वाले से काम चल जाएगा कि एक्सरे पिक्चर से काम चल जाएगा। So it depends on that, on the requirement of the situation. It is never related to any particular disorder kind of thing. सपोज मैं ये जानना चाहती थी, जैसे पेशेंट आएंगे स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट है और डिफरेंट है, तो सारे टेस्ट तो नहीं कराते हैं? सारे या नहीं, तो हाँ जी। ये होता है कि एक सेट ऑफ टेस्ट करा लेंगे डॉक्टर्स जनरली, जिसमें वो कहेंगे कि आपको एक कुछ कुछ चीजें तो ऐसी होती है ना प्रिलिमिनरी टेस्ट की तरह। सपोज सिटी स्कैन करा लिया, उनको एक रफ आइडिया लग गया कहाँ पे क्या इशू है, कहाँ पे क्या दिक्कत है या क्या डायरेक्शन मिल रही है। और उसके बाद और भी डिटेल चाहिए तो फिर और हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी या उसकी एक स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो पता चल जाएगा ब्रेन के केमिकल का नेचर क्या है, वो पता चल जाएगा। फिर या ब्रेन के अंदर की प्रॉपर 3D व्यू चाहिए तो हमने उसके लिए एक और टेक्निक अप्लाई करी। तो समझ पा रहे हो, मतलब एक सेट ऑफ टेक्निक्स डॉक्टर के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग या उसकी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग यूज होएगा वो वहां पे। ठीक है, जैसे अभी मैं बता ही रही थी ना पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी में, तो जहां पर से ज्यादा गामा रेज प्रोड्यूस हो रही है, पॉजिट्रॉन फोटोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहां पे एक्टिविटी ज्यादा है। जैसे कि नॉर्मल ब्रेन में ये दिख रही है एक्टिविटी रीजन है। माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट किसी को हो रहा है तो यहाँ की एक्टिविटी कम होती जा रही है इस रीजन की। देन एल्जाइमर डिजीज, जैसे आप अगर आप कह रहे थे अभी डिसऑर्डर्स, तो देखा गया अरे किसी एल्जाइमर के पेशेंट का जब पीईटी किया गया तो ऐसा कुछ इमेज निकल के आया। ठीक है, इट इज लाइक दैट। हाँ, ये हो सकता है वेरियस अलग अलग डिजीजेस, एल्जाइमर का ये पैटर्न दिखाई दे रहा है तो स्किज़ोफ्रेनिक का कोई और पैटर्न दिखाई दे पीईटी का। तो ये हो सकता है कि हर हर स्कैन का एक पर्टिकुलर डिजीज के साथ पैटर्न एक अलग ही दिखाई देने लगे, और अगर कोई बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर है तो वो उस पैटर्न को बहुत अच्छे से पहचानने लगे। इट इज लाइक दैट। क्लियर है सबको? ये कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? देन ईईजी, जो कि काफी फेमस है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ठीक है, यहाँ पे एज यू कैन सी इन द फिगर, आपके ब्रेन पे इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं स्कल रीजन पे, ताकि ब्रेन की जो एक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, न्यूरॉन्स के अंदर वो जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी चल रही है वो रिकॉर्ड हो सके। तो वो जो अभी हमने स्लीप पढ़ा था और उसमें हम वेव पैटर्न पढ़ते थे, वो भी ईईजी के थ्रू ही हमें मिलता है। ठीक है, तो इट बेसिकली मेजर्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। कैसे? इलेक्ट्रोड्स की मदद से, जो कि हमारे स्कल पे लोकेट किए जाते हैं। जनरली इट इज जनरेटेड बाय एक्टिविटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ नर्व सेल्स विद इन द ब्रेन। ये भी आपको पता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तो नर्व सेल की वजह से ही हो रही है ब्रेन में। ठीक है, तो और ये भी अभी हमने डिस्कस किया है कि स्लीप वेकिंग साइकिल पढ़ते वक्त या फिर एपिलेप्सी के वक्त, एपिलेप्सी अगर डायग्नोस करना है तब भी एनसेफेलोग्राम एक सबसे इफेक्टिव टूल माना गया है। ठीक है, देन वी हैव मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफी। ठीक है, अब एन्सेफेलोग्राफी तो ये भी है, बट यहाँ पे एक वर्ड एक्स्ट्रा लग गया है, मैग्नेटो, MEG। It measures changes in magnetic field on the scalp surface
that are produced by changes in patterns of neural activity. तो ये क्या करेगा, आपके स्कैल्प की सरफेस पे तो इसको लगाया ही जाएगा, बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको चेक करेगा. किसके बेसिस पे? न्यूरल एक्टिविटी के बेसिस पर ही. क्योंकि अगर आपको याद हो, आपने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा कि जब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करते हैं उसका असर मैग्नेटिक फील्ड पे पड़ता है. ये दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं. मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कुछ चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज होगा. सिमिलरली इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज जो होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन न्यूरॉन, उसको हम मेजर करते हैं. इसका फायदा क्या होता है ईईजी के मुकाबले? इसकी एक्यूरेसी ज्यादा आती है. इसका जो लोकलाइजेशन होता है वो मोर रिलायबल होता है क्योंकि सिग्नल डिस्टॉर्शन इसमें कम हो जाता है. ठीक है. कहाँ कहाँ यूज हो रहा है ये? एपिलेप्सी को डायग्नोस करने में, और स्पेशली एपिलेप्सी के अंडर की भाई वो सोर्स ऑफ एपिलेप्टिफॉर्म जहाँ बन रहा है वो कौन सा है, कौन सी नर्व में क्या फॉर्म हो रहा है. और ज्यादातर इस टेक्निक को ईईजी के साथ कंबाइन करके यूज करते हैं ताकि हमें और एक्यूरेट रिजल्ट मिल पाए. तो ईईजी भी हम चेक कर लेंगे किसी का, एमईजी भी चेक कर लेंगे, तो विल गेट अ बेटर व्यू और बेटर पिक्चर. करेक्ट है? ये समझ आ रहा है? एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी. मैडम, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये मेरे को आइडिया नहीं है, आप थोड़ा इसको बता देंगे? देखो, हमने जब न्यूरॉन पढ़ा था, न्यूरॉन के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है या जो भी सिग्नल ट्रैवल करते हैं वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में होते हैं. इतना तो याद होगा. जी जी जी. राइट. अब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स का जो बेसिक लॉज होते हैं जो हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे, तो इलेक्ट्रिक, जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आता है, अगर उसके आसपास कुछ मैग्नेट रखा जाए तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज आएगा. अगर अच्छा, वो जो मैग्नेट हम लोग यूज करते थे कभी कभी बच्चे में, वो उसी की बात हो रही है क्या? कह सकते हो आप, उसी की बात हो रही है. बस ये है कि हम उसको और टेक्निकल तरीके से जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे. स्कूल में 9th 10th क्लास में वो जनरेटर पढ़ाया करते थे हमें, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर होता था फिजिक्स वाले पार्ट में साइंस के. तो वहां पे हमें ये लॉस पढ़ाते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कुछ किसी कंडक्टर को आप ले आओ या मैग्नेटिक फील्ड को अगर चेंज करो तो भी उसके अंदर चेंजेस दिखाई देते हैं. तो इट इज लाइक दैट. समझने की बात यहाँ पे मेन ये है कि बस ईईजी में हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे थे कि उसमें कुछ चेंज आ रहा है तो उसके थ्रू हम पिक्चर ले लें. मैग्नेटिक वाले में हम ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड की चेंज, अगर इलेक्ट्रिक की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आ रहे हैं हम उसको पकड़ रहे हैं क्योंकि वो और ज्यादा माइन्यूट और एक्यूरेट हो जाते हैं. इट इज लाइक दैट. ठीक है. मैडम, एक बार फिर से बता दीजिएगा क्या? पीईटी तो हाँ, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी था. यहाँ पर तो हमने ये बात करी थी कि जब हमारे ब्रेन में हम कोई ऐसा रेडियो न्यूक्लियोटाइड सब्सटेंस कुछ डालते हैं, जैसे हमने 2-डीऑक्सी ग्लूकोज डाला था, तो हमारे ब्रेन के अंदर जाके पॉजिट्रॉन जो होता है रिलीज होता है. और वो पॉजिट्रॉन जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन नॉर्मल इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है और फिर फोटोन्स जनरेट होते हैं या फिर गामा रेज जनरेट होती है हमारी ब्रेन में. और पीईटी उन गामा रेज को या उन फोटोन्स को मेजर करके हमारे ब्रेन की पिक्चर दे देती है. और जहां जहां ब्रेन एक्टिविटी ज्यादा होती है वहां वहां फोटोन या गामा रेज ज्यादा रिलीज होते हैं. तो ऑब्वियसली उससे हमें आइडिया लग जाता है कि मतलब ब्रेन के किस एरिया में क्या प्रॉब्लम है. ओके मैम, थैंक यू. एमईजी के बाद आता है एफएमईजी. तो यहाँ पे फंक्शनल मैग्नेटोएन्सेफलोग्राफी. सो एफएमआरआई क्या होता है? बेसिकली है तो एमआरआई, ये क्या बोलते हैं, एमईजी एमआरआई सेम सेंस में आ जाता है. तो इसमें क्या कर रहे हैं हम? सीरीज ऑफ एमआरआई दैट मेजर्स बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन. ठीक है.
तो इसमें हम स्ट्रक्चर भी नोटिस कर रहे हैं, ठीक है, और ब्रेन का स्ट्रक्चर के साथ साथ हम थोड़ा फोकस फंक्शन पे भी करेंगे ब्रेन की। तो इट इज नॉट अबाउट द स्ट्रक्चरल और ऑब्नॉर्मैलिटी, मतलब ऐसा नहीं है कि पिक्चर से हमें ये सिर्फ इतना पता चलेगा अरे अच्छा ब्रेन का ये पार्ट डैमेज है या ये पार्ट डैमेज है, हमें ये भी पता चलेगा कि कौन सा फंक्शनिंग ब्रेन का कौन से पार्ट में हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी पता चलेगा इससे हमें, ठीक है। It measures signal changes in brain that are due to changing neural activity। तो न्यूरल एक्टिविटी में अगर कुछ चेंजेस आते रहते हैं कंटिन्यूसली, तो वो एक्टिविटी आपको उस पिक्चर के अंदर भी दिखाई देगी, बदलती हुई, कंटिन्यूस बदलती हुई, वो जो पिक्चर में है वो आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक है। A patient can perform mental task and the area of action can be detected through blood flow from one part of brain to another by taking pictures less than a second apart and showing where the brain lights up। एग्जाम्पल की तरह इन्होंने बताया है, सपोज किसी इंसान को हमने कोई मेंटल एक्टिविटी दे दी, ठीक है, एक मेंटल मैथ्स का टास्क दे दिया करने के लिए, और उस वक्त हम उसका एफएमआरआई कर रहे हैं, तो क्या होगा उस एट दैट पर्टिकुलर टाइम वो एक्टिविटी करते वक्त उसके ब्रेन की जो जो एरियाज एक्टिवेटेड होंगे, जो जो एरियाज में काम चल रहा होगा, ठीक है, वहां पे ब्लड फ्लो हो रहा होगा, ब्लड फ्लो हो रहा होगा, तो वो FMEG उसी वक्त ब्रेन की उस वक्त इमेजेस ले लेता है, बहुत ही माइक्रो सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। तो पता चल जाता है आपके ब्रेन में कौन सा एरिया उस वक्त एक्टिव है और उस एक्टिविटी से कौन सी एरिया एसोसिएटेड है, आपको ये भी पता चल जाएगा। कुछ समझ आया इसमें आपको? एनी डाउट्स है? क्लियर ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ERP, दैट इज इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल। So it is a component of EEG that is triggered in association with sensory, motor और mental event। तो ERP एक्चुअली EEG का ही एक हिस्सा है, मतलब जब EEG होता है तो वो किस तरीके से मेजर होता है, तो वो इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल ERP के फॉर्म में ही मेजर होता है बेसिकली, ठीक है। तो हो क्या रहा है, जब भी हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो सेंसरी लेवल पे हो, चाहे वो मोटर लेवल पे हो, कोई भी मेंटल इवेंट हो, तो हमारे ब्रेन में एक उस पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड कोई ना कोई पोटेंशियल जनरेट जरूर होता है, ठीक है। और उस ERP को हम यूज कर सकते हैं टू स्टडी टाइम कोर्स ऑफ हाई लेवल प्रोसेस इन ह्यूमन ब्रेन सच एज परसेप्शन एंड अटेंशन, कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के वक्त आप उस एक्टिविटी को कितने टाइम में मेजर कर रहे हो, कितने टाइम ले रहे हो उसको समझने में, ठीक है, कितने टाइम में आप रिएक्ट कर रहे हो उस चीज को लेके, वो प्रोसेस ओवरऑल कितना टाइम ले रहा है, तो एवरीथिंग वो ERP से हमें पता चल जाता है। जैसे हम रिएक्शन टाइम, अगर मैं किसी का मुझे वो कर रहा हूँ ब्रेन लेवल पे अगर चेक करना हो, तो वो ERP से मुझे पता चलेगा, ठीक है। तो ERP जनरली बहुत छोटे छोटे स्मॉल फ्लक्चुएशंस होते हैं which are produced by processing of a sensory stimulus or motor events। तो छोटा एनीथिंग, बहुत ही माइन्यूट अगर चेंजेस भी हमारे ब्रेन में हो रहे हैं जब वो हम इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो ERP के अंदर मेजर हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ये है हमारे ब्रेन में EEG का रिपोर्ट होता है, वेव्स बनती हैं प्रॉपर, तो बाद में उसका एक ERP, ठीक है, इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल भी फॉर्म हो जाता है, जिससे हमें उस पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड उसकी टाइमिंग और उसका स्पीड सब कुछ पता चल जाता है, ठीक है। इट इज लाइक दैट। फिर इसके अंदर आता है ESB, दैट इज इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन को कैसे हम स्टिमुलेट कर सकते हैं। सो इसके थ्रू, ये जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की जो बात हो रही है, ठीक है, इट इज यूज एज मीन्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग फंक्शनल न्यूरल कनेक्शंस बिटवीन
टू ब्रेन रीजन्स। तो क्या होगा इससे, हमारे ब्रेन के दो रीजन्स के बीच हम न्यूरल कनेक्शन देखेंगे एस्टैब्लिश करके। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी एग्जाम्पल के साथ अभी। इफ एन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ वन एरिया इवोक्स इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स इन अनदर, देयर मस्ट बी सम फंक्शनल पाथवे लिंकिंग द टू रीजन ऑफ ब्रेन। अब देखो इन्होंने क्या बताया, अगर मैं आपके ब्रेन का एक रीजन एक्टिवेट करती हूँ, मतलब इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करती हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, कोई करंट ऐड किया। अब यहाँ पे कुछ करने से अगर आपके ब्रेन के किसी दूसरे रीजन में भी मुझे एक्टिविटी दिखाई देने लगी, तो मुझे इतना समझ आ जाएगा कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है कि नहीं? इज इट मेकिंग सेंस टू यू? अगर हम ब्रेन का एक एरिया एक्टिवेट करते हैं इलेक्ट्रिकली, और उस मैंने तो अभी सिर्फ यहीं पे एक्टिवेशन किया था, लेकिन क्या हो रहा है, एक्टिवेट तो मैंने यहाँ पे किया, लेकिन साथ में मुझे एक्टिविटी इधर भी कहीं नजर आ रही है अपने आप ही। यहाँ तो मैंने एक्टिविटी नहीं दी थी, सिर्फ यहाँ करने पे दिखाई दी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई न्यूरल कनेक्शन है, ये दोनों पार्ट्स आपस में लिंक्ड है समहाउ। होगा कि नहीं ऐसा? कोई मतलब पिक्चर क्लियर हो रहा है ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यस मैम। ठीक है, तो बेसिकली इसलिए हम ESB यूज करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि मतलब नर्व पाथवे क्या है, फंक्शनल पाथवे क्या है हमारे ब्रेन के अंदर, कौन सी एरियाज कहाँ से लिंक्ड है, कैसे काम हो रहा है उसके अंदर, राइट? देन अनदर टेक्निक वी हैव हियर इज स्क्विड। स्क्विड इज सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस। बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होता है, और ये भी मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को ही मेजर करता है और हमारी ब्रेन की इमेजेस ले लेता है। ठीक है, हमारे ब्रेन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में जब छोटे छोटे से भी जो चेंजेस आते हैं उसको ये कैप्चर कर लेता है। एनीथिंग, बहुत माइन्यूट चेंजेस भी अगर आ रहे हैं ब्रेन के अंदर, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होता है। ठीक है, तो उसको वो फटाफट डिटेक्ट करता है और हमारे ब्रेन के वेरियस फंक्शंस को वो लोकेट कर देता है। ठीक है, तो ये स्क्विड का डिवाइस होता है, उसके अंदर एक सुपर कंडक्टर है। ठीक है, एक जोसेफसन जंक्शन भी होता है। ओवरऑल जब ब्रेन से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ रही होती है तो उसके बेसिस पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और उसको ये डिवाइस मेजर कर लेता है, और उससे ब्रेन की प्रॉपर इमेजिंग और उसके फंक्शंस की इमेजिंग भी मिल जाती है। तो दिस इज हाउ स्क्विड वर्क्स। Then we have magnetic resonance, that is MR spectroscopy. स्पेक्ट्रोस्कोपी की जब बात आती है तो हम बात करते हैं किसी के केमिकल कंपोजिशन को पढ़ने की। तो अब हम ब्रेन के स्ट्रक्चर या फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, इंस्टेड हमारे ब्रेन में जो लिक्विड है या ब्रेन के टिश्यूज में जो भी चीजें इन्वॉल्व हैं अंदर, ठीक है, उसका बायोकेमिकल क्या कंपोजिशन है, हम उसकी बात करते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये ऑब्वियसली नॉन इन्वेजिव है, डायग्नोसिस के वक्त इसको यूज किया जाता है, सो दैट आपके ब्रेन के अंदर बायोकेमिकली क्या चेंजेस आए हैं हम उसको चेक कर सकें। ट्यूमर के केस में भी इसकी यूटिलिटी बहुत होती है। ट्यूमर के केस में अगेन हमारा जो बायोकेमिकल लेवल पे जो चेंजेस हैं वो बदल जाता है, एकदम काफी बदल जाता है, और मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की रिपोर्ट में वो अलग से पता चल जाता है। ठीक है, ये जब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की जब हम बात करते हैं तो वो एनाटॉमिकल लोकेशन तो बता देता है, यानी कि ब्रेन के किस पार्ट में ट्यूमर है वो तो हमें एक इमेजिंग टेक्निक से ही पता चल जाता है। ठीक है, लेकिन जो स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हम डालते हैं तो वो क्या करेगा, एक नॉर्मल हेल्दी ब्रेन टिश्यू को कंपेयर करेगा केमिकली किसी ट्यूमर टिश्यू से, तो हमें प्रॉपर डिफरेंस मिल जाएगा उसके अंदर। कुछ समझ आया ये?
मैम एवरीवन, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। एक बार और बता देती हूँ। हाँ हम बात कर रहे हैं अभी मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की। पीछे हमने अभी तक पढ़ी है इमेजिंग टेक्निक्स, जिससे ब्रेन की इमेज बनती है, पिक्चर बनती है पूरी, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें क्या होता है, सिर्फ ब्रेन की इमेज की बात नहीं करते हम इसमें। हम देखते हैं जो ब्रेन के अंदर जो केमिकल है, एक नॉर्मल टिश्यू है, वो किसी केमिकल कंपोजिशन से तो होगा ना बना हुआ। हम उस केमिकल कंपोजिशन को चेक करेंगे। हम ट्यूमर सेल का भी चेक करेंगे, हम नॉर्मल सेल का भी चेक करेंगे, और उन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो हमें पता चल जाएगा अगर कोई ट्यूमर सेल है, उसकी केमिकल कंपोजिशन नॉर्मल सेल से अगर अलग आ रहा है, तो विल बी एबल टू डायग्नोज अ ट्यूमर टिश्यू। कुछ अभी क्लियर हुआ? हम केमिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें यहाँ पे। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया, लेकिन ये नॉन इनवेसिव टेक्निक है, क्योंकि हाँ, केमिकल कैसे निकालेंगे ब्रेन से, कैसे केमिकल कैसे टेस्ट होगा? है तो ये नॉन इन्वेजिव ही। तो इसमें इन सच अ टेक्निक हम लोग जनरली स्पेक्ट्रोस्कोपी इन जनरल जो हम करते हैं उसमें हम फ्लूइड यूज करते हैं। और ये है, एक मिनट, ब्रेन वाले केस में कैसे करते हैं, एक मिनट। हाँ, इस वाले केस में, पर्टिकुलर केस में, वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट से ही काम करेगा। मतलब इसमें हम कुछ निकाल नहीं रहे हैं, फ्लूइड को भी निकाल नहीं रहे हैं। हमारा मेन पर्पस वही है, कंपोजिशन चेक करना। बट एक्चुअली हम कुछ बाहर निकाल के अलग से चेक नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ मैग्नेटिक रेजोनेंस यूज करेंगे उस कंपोजिशन को भी डिटेक्ट करने के लिए। सिर्फ पर्पस बदल गया है। जैसे पीछे हम मैग्नेटिक फील्ड वो कर रहे थे मेजर, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड पे ही काम हो रहा है, लेकिन पर्पस चेंज हो गया है। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है, ये फोकस करेगी वो जो भी मैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं, ठीक है, उसको स्टडी करके वो केमिकल कंपोजिशन पे काम करेगी। पीछे इमेजिंग टेक्निक्स थी, वही वो क्या कर रही थी, इन्हीं मैग्नेटिक वेव्स को स्टडी करके वो उसका स्ट्रक्चर दे रही थी। तो सिर्फ पर्पस बदला है, इसमें तरीका जो है वो नॉन इन्वेजिव ही है। वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे ये काम कर रहे हैं। अदरवाइज इन जनरल जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो वहां पर हम एक्चुअली बाहर हमारे पास फ्लूइड होता है, जैसे ग्लूकोज को हम चेक करते हैं, या अदर केमिकल्स को हम लोग मशीन में रख के चेक करते हैं, तो उसका प्रॉपर हमारे पास ग्राफ, कंपोजिशन, सब कुछ आ जाता है। कुछ समझ आया ये? एनी क्वेरी टिल हियर? नो मैम। ठीक है, इसको जब दोबारा पढ़ोगे ना आप लोग, धीरे धीरे थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही एक दूसरा मेथड है इसमें, लेकिन हम जैसे कि नाम में ही बता रखा है, नियर इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। जो वेव्स होती हैं उसमें जो नियर इंफ्रारेड रीजन वाली वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है ना, जिसमें कि हम तो सिर्फ विजुअल पे फोकस करते हैं तो उसमें एक इंफ्रारेड रीजन भी होता है। तो ये वाले टेक्निक में हम वो वाले रीजन की वेव्स यूज करते हैं, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जनरेट करते हैं। तो इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से काम करती है, ये हमारे जो ब्रेन होता है उसमें ब्लड ऑक्सीजनेशन लेवल कितना है, मतलब आपके ब्रेन में जो ब्लड है वो कितना ऑक्सीजनेटेड है, कितना डीऑक्सीजनेटेड है, उसमें हीमोग्लोबिन है कि नहीं है, वो इस तरीके की चीजें मेजर करती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, स्ट्रक्चर फंक्शन पे सिर्फ काम नहीं करेगा, कंपोजिशन पे काम करेगा। तो कंपोजिशन में वो चेक कर रहे हैं कि आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है नहीं है, ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रॉपर है नहीं है ब्रेन के अंदर। तो इस तरीके की चीजों पे वो काम करते हैं एंड अकॉर्डिंगली रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है।
यस मैम। ओके, सो यहाँ पर वी आर ओवर विद आवर टेक्निक्स, हमारा टेक्निक्स खत्म हो जाता है यहाँ पे बायो का, एंड विद दिस टॉपिक एक्चुअली हमारा पूरा बायो भी ओवर हो जाता है। लाइक वट एवर वी हैव स्टडीड अभी बायो में हमने वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। एक चीज जो यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी आप लोगों के लिए, व्हाट यू नीड टू ऐड हेयर, टेक्निक्स पढ़ते पढ़ते मुझे ध्यान आ रहा था कि इसको यू कैन टेक इट एज योर होमवर्क थोड़ा, और अगर नहीं मतलब नहीं मिलता है या नहीं करते हो तो प्लीज मुझे बताना, बट इट इज इम्पोर्टेंट एंड ये हर जगह अवेलेबल है। लाई डिटेक्टर के बारे में जरूर पढ़ना कि ये आपकी बॉडी के किस किस मतलब क्या क्या चेंजेस नोट करता है, कैसे काम करता है, ठीक है, बॉडी के लेवल पे। तो ये लाई डिटेक्टर वाला कॉन्सेप्ट एक बार जरूर पढ़ना कि ये क्या क्या डिटेक्ट करता है, स्पेशली हार्ट रेट भी आती है इसके अंदर, ब्रीदिंग रेट भी आती है, बॉडी के सेंसेशंस भी आते हैं। तो प्लीज उनको एनलिस्ट करना, दिस इज योर होमवर्क, और अपने नोट्स में इस चीज को इंक्लूड करना। ओके मैम, तो जो आपने इवेंट वाला कराया था उसके अंदर ये आएगा ना लाई डिटेक्टर वाला? हाँ कह सकते हो। मैं एक्चुअली पढ़ाते पढ़ाते मुझे ध्यान आ रहा था कि अच्छा ये लाई डिटेक्टर भी पूछ सकते हैं। ओके। ठीक है, अब नाउ लेट मी नो इन केस आपको कुछ कुछ क्वेरीज हैं, कुछ जानना है या पूछना है। मैम हमारा आईज ईयर्स का फिनिश हो गया बायो हाँ में, हाँ, आईज ईयर्स हमने पढ़ लिया सारा। तो अपलोड हो गया है क्या? हाँ आईज ईयर्स अपलोड हो चुका है। यस मेरे को तो नहीं दिखाई दिया, आज मैं कर रही थी बिकॉज आई हैव कॉलेज इंटर मतलब एग्जामिनेशन हाँ हाँ। कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम में, वो तो आरुष नेट नेट पे, हाँ सॉरी जी जी मैम। जी, मैं यही कह रही थी कि बायो का सारी रिकॉर्डिंग अपलोडेड है, एक्सेप्ट एक क्लास की रिकॉर्डिंग करप्ट हो गई थी, लेकिन एक्सेप्ट हमें दैट बाकी सारा अपलोड हो गया है। अब जो करप्ट हुई थी मुझे अभी फिलहाल याद भी नहीं है वो कौन सी क्लास थी, और टू कंपनसेट दैट हमने, क्योंकि सोनल आपके पास तो पुराना वाला ग्रुप भी शेयर्ड होगा ना, पुराने वाले रिकॉर्डिंग्स। हाँ 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 हाँ, हाँ, तो वो क्योंकि तो है बाकी ही। नए बच्चों को भी हमने फिर नया पुराने वाले में से शेयर किया फिर, क्योंकि एक दिन एक क्लास की रिकॉर्डिंग करप्ट हो गई थी। तो जेनेटिक भी फिनिश हो गया मैम नया बैच में, जी जेनेटिक्स हाँ हाँ, जेनेटिक्स भी जेनेटिक्स तो फिनिश हो अभी गया। किया है हमने, उस दिन डेमो क्लास थी ना तब जेनेटिक्स ही हो रहा था। और मैम एक और चीज, हम संडे को अभी जो करते हैं दैट इज रिलेटेड टू मॉक टेस्ट रिलेटेड टू अ नेट, उसका करते हैं प्रैक्टिस संडे हाँ हाँ मॉर्निंग। हाँ हाँ हाँ, मतलब इट इज नॉट अबाउट ओनली नेट, बट आपका वो मॉक टेस्ट जैसे अभी डिमांड था ना सब बच्चों का, और हम लोगों को थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है इतना, तो इसलिए सर ने अरेंज अनदर फैकल्टी जो सिर्फ आपको मॉक टेस्ट ही प्रैक्टिस कराएंगी, ताकि आप लोगों का साइड बाय साइड क्वेश्चन प्रैक्टिस चलता रहे वीकली बेसिस पे। एंड आई गेस शी ओके इज स्टार्टिंग विद बायो ओनली। ओके तो ओके मैम, थैंक यू। या नहीं मैं लास्ट संडे दैट मिस्ड, और ये संडे भी मेरा मिस ही होगा बिकॉज आई हैव एंट्रेंस डेज ऑन दिस संडे ओनली। हम्म, नो वरीज मैम, ठीक है, चलो थैंक यू। हाँ ओके ओके। अदर स्टूडेंट्स, सो कुछ डाउट, कुछ क्वेरीज, कुछ जानना है, कुछ पूछना है? एनीथिंग?